नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है बच्चों को सबक। शांति जी पति के जाने के बाद अपना पूरा ध्यान भागवत में लीन कर ली थी, जिस कारण उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता था। एक दिन बैठे-बैठे भागवत का पाठ कर रही थीं कि तभी बहू ने उनके हाथ से भागवत की किताब छीनकर दूर फेंक दिया। बुढ़िया, वैसे तो एक काम तो बता दो, तो तेरे कमर में दर्द होती है और अभी यहाँ 2-2 घंटे से बैठकर भगवान का जाप कर रही है, तब तेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा है? चल चुपचाप जाकर छत से कपड़े लेकर आ। शांति जी बोली, बहू, थोड़ी अभी बारिश हुई ही है और कपड़े तो वैसे भी गीले हो गए हैं। अगर मैं फिसल गई तो तुम्हारा ही खर्चा बढ़ जाएगा। रूपम तमतमाते हुए आती है और बोली, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि मुझे ना बोलने की? चुपचाप जाकर कपड़े लेकर आओ, वरना तेरा वह हाल करूंगी कि शांति जी चुपचाप छत पर जाकर कपड़े लेने चली गईं। लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से वापस आ रही थीं, उनका पैर फिसला और वह धम से नीचे आ गिरी और उनकी तेज चीख निकल पड़ी। रूपम दौड़ती हुई आई और अपने कपड़े गीले देखकर शांति जी को 2 लात मारकर बोली, बुढ़िया, खाने के नाम पर तो पूरी रसोई चटकर जाती है। शांति जी दर्द से बिलबिला रही थीं। उन्हें बिलबिलाते देख रूपम का दिल एक पल के लिए भी नहीं पसीजा और गुस्से में रसोई से एक करछी लेकर आई और जैसे ही मारने चली कि उसके गाल पर पड़ी चाटा की आवाज से उसके कान के दोनों पर्दे खुल गए। माँ जी, आप ठीक तो हो ना? शांति जी उस चेहरे को देखते ही पहचान गईं। उस आदमी ने शांति जी को सहारा देकर उठाया। शांति जी बोली, बेटा, तुम यहाँ कैसे? माँ जी, मैं तो आपका और बाबूजी का हालचाल पूछने के लिए आया हुआ था। बहुत दिन हो गए, आप लोग दिखे ही नहीं। बाबूजी कहाँ हैं? उस आदमी ने इधर-उधर देखकर पूछा तो शांति जी की आंखें भर आईं और वह बोली, बेटा, वह मुझ अभागन को इस दुनिया में दर-दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही वह आदमी शांति जी के कदमों में बैठकर फूट-फूट कर रोने लगा और बोला, माँ जी, आप चलिए मेरे साथ। आप मुझे अपना भी बेटा समझिए। आपको ऐसा घर तो नहीं मिलेगा रहने के लिए, पर जिस तरह से मैं गुजारा कर रहा हूँ, आपसे वादा करता हूँ, आपको भूखे पेट नहीं रखूँगा। शांति जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है, जैसे है तैसे गुजार लूँगी। बहुत देर तक शांति जी का हाल-चाल पूछकर वह भारी कदमों से वापस चला गया। तो रूपम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन था, जो इस बुढ़िया के लिए इतनी हमदर्दी दिखा रहा था। रूपम शांति जी की आंखें दिखाती हुई बोली, ए बुढ़िया, कौन था वह आदमी? शांति जी बहू को कुछ जवाब नहीं दी और सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर धम से लेट गईं। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली थी। उनके पति जगदीश बाबू एक सीधे साधे इंसान थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों पढ़ लिख कर अपने-अपने गृहस्थ आश्रम में व्यस्त हो गए थे। जगदीश जी एक दिन देर रात ड्यूटी से लौट रहे थे कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उनके एक पैर में गंभीर चोट आने की वजह से वह खुद से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। बेटे ने उनसे बिल्कुल ही मुंह फेर लिया था। अस्पताल में 2-2 3-3 दिन रहकर अस्पताल के मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती ले आए। इतना खर्चा इन पर कौन करेगा? शांति जी बेचारी पति को खुद ही कंधे का सहारा देकर डॉक्टर के पास तक लेकर जाती थीं, क्योंकि टैक्सी और ऑटो का पैसा भी बेटों ने देने से मना कर दिया था। उनके पास जितने भी पैसे बचे थे, उसी में वह अपने पति का इलाज करा रही थीं। एक दिन ओम की नज़र जैसे ही शांति जी पर पड़ी, वह दौड़कर आया और बोला, माँ जी, आप ऑटो क्यों नहीं ले लेती हैं? रोज आपको देखता हूँ इसी तरह आते जाते। शांति जी की आंखें भर आईं, तो ओम को समझते देर न लगी कि उसने जगदीश जी को अपने कंधे पर डाला और अस्पताल दिखाने ले गया। यह ओम का हर हफ्ते का काम हो गया था। ओम हर बार जगदीश जी को कंधे पर डालकर अस्पताल ले जाता और उन्हें घर के बाहर लाकर छोड़ देता। शांति जी और जगदीश जी के लिए तो वह किसी भगवान का ही अवतार था। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी जगदीश जी उन्हें भरी दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए थे। अचानक कुछ गिरने की आवाज से शांति जी ख्यालों से बाहर आईं और अपनी बहू से बोली, अरे बहू, जरा एक कप चाय तो दे दो, सूखे गले फंसते हैं। शांति जी ने अपनी बहू रूपम को आवाज लगाते हुए कहा, तो रूपम बोली, दूध खत्म हो गई है। बुढ़िया, पानी तो पड़ा है,
ना कमरे में उससे खा ले, और फिर शोर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूपम ने नेल पॉलिश लगाते हुए कहा। रूपम ध्यान से नेल पॉलिश लगा रही थी कि तभी किसी ने उसके चेहरे पर दूध से दे मारा। दूध की बौछार से रूपम हड़बड़ा के कहती है, तुमने यह क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? रुको, तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ। हाँ, बुला लो, जिसे बुलाना है बुला लो। मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ, अमर ने कहा। कि तभी रूपम का पति विकास दंदनाते हुए घर में घुसता है और अमर से कहता है, यह कैसी हरकत है? अमर, विदेश से लौटे हो तो क्या जो मर्जी सो करोगे? यह तुम्हारी भाभी है और तुम्हारी माँ समान है, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो इनका। वाह भैया, घर में माँ को पुराने सामान की तरह फेंक रखा है और यहाँ मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। वैसे मुझे एक बात बताओ, तो तुम्हें कब से माँ की इतनी फिक्र होने लगी? खुद तो जाकर विदेश में बस गया और इस बुढ़िया को हमारे गले बांध दिया। एक बार भी फिर से नहीं आया और अचानक से आकर माँ की इतनी तरफदारी कर रहा है। विकास ने कहा। यह शोर सुनकर शांति जी कमरे से बाहर आई और इतने सालों बाद अमर को देखकर चौंक जाती हैं। लगभग 5 साल बाद अमर छात्रवृत्ति पर विदेश में पढ़ाई करने गया था। पहले पहल तो अपने घर में हमेशा ही फोन करता था, पर पापा के देहांत के बाद उसने जैसे घर से सारे रिश्ते ही तोड़ दिए हों। कभी शांति जी फोन करती तो वह हजार बहाने बनाकर फोन काट देता। तो इस पर विकास अपनी माँ से कहता, जब तक पापा जिंदा थे और उसे पैसे देते थे, तब तक वह सही था, और अब जब पता है ही कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, अपना असली रूप दिखा दिया। विकास और रूपम शांति जी के कान भरने लगे और यह साबित कर दिया कि वह उनका बैरी है। उस वक्त विकास और रूपम का व्यवहार काफी अच्छा था, तो शांति जी भी अमर को भूलने लगी थी। और इसी तरह बातों ही बातों में एक दिन विकास ने धोखे से घर अपने नाम कर लिया। घर उसके नाम होते ही विकास और रूपम का रवैया भी पूरी तरीके से बदल गया। रूपम तो अपने सास के साथ नौकरों जैसा सलूक करती थी, उन्हें दाने दाने को मोहताज रखती थी। दिन भर शांति जी काम करके पूरे तरीके से थक जाती और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाती। एक दिन किचन में ही सो गईं। रूपम और विकास उन्हें काफी देर से आवाज लगा रहे थे, पर उनकी नींद नहीं खुली। तो विकास जाकर रसोई में अपनी माँ को सोता देखकर गुस्से में उन्हें एक लात मारकर जगाता है और कहता है, जब देखो खाना और सोना, और कोई काम है भी या नहीं आपको? शांति जी की अचानक नींद इस तरह से टूटने से उन्हें काफी गुस्सा आता है और वह कहती हैं, नालायक, अपनी माँ को लात मारते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? धोखे से यह घर हड़प लिया और अब यह रानी बन गई है। अब मैं तुझे कोर्ट तक लेकर जाऊंगी, तुम सबको अंदर करवाऊंगी। अब और नहीं सहूंगी तुम लोगों के अत्याचार। शांति जी के इस बात पर रूपम और विकास ठहाके मारकर हंसने लगते हैं और फिर विकास कहता है, कोर्ट में जाएगी? जाइए ना, फिर उसके लिए सबूत और पैसे दोनों हैं ना आपके पास? वरना फिर इस पागल बुढ़िया को बातों का यकीन कौन करेगा? पागल होगी तेरी पत्नी। शांति जी ने विकास से कहा। क्या कहा? बुढ़िया, तूने मुझे पागल कहा? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। कहकर रूपम एक चाटा शांति जी के गाल पर जड़ देती है। अरे रूपम, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? यह पागल है, यह हम नहीं, डॉक्टरी जांच कहती हैं। विकास यह कहकर फिर से अपनी माँ से कहता है, माँ, हम पहले ही जानते थे आप ऐसा कभी न कभी तो करेंगे ही, इसलिए हमने यह आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा रखा था, ताकि जब आपके ऐसे उच्च विचार आए, आप चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ न कर सकें। क्या तूने अपनी माँ को पागल साबित कर दिया? यह कहकर शांति जी रोने लगी, पर हालात से समझौता करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। आज वह अपनी बहू से एक कप चाय मांग रही थीं, क्योंकि रूपम उसे हर रोज बासी और सूखी रोटियां ही देती थी। और तभी अमर घर पर आकर सब कुछ अपनी माँ के अपनी आंखों से देख लेता है। वह सीधा रसोई में जाकर दूध देकर उसे उठाकर रूपम के चेहरे पर मार देता है। इतने सालों बाद अपने छोटे बेटे को अपने लिए खड़ा देखकर शांति जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और रोते रोते वह अमर से कहती है, बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, ले चल मुझे यहाँ से। देखो इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है, मुझे लात मार कर खाना नहीं देते, और तो और मुझे पागल साबित कर दिए हैं समाज में। चिंता मत करो माँ, मैं आपको लेने ही आया हूँ। पहले मैं सेटल नहीं था, इसलिए आपको अपने पास नहीं ले जा पा रहा था,
पर यह आपका बेटा आ गया है, तो अब आपको उनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने साथ विदेश ले चलूँगा। पता है, आप जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। क्या तूने शादी भी कर ली? शांति जी ने कहा, हाँ माँ, मैं प्रिया से शादी कर लिया। वह भले ही विदेश में पली बढ़ी है, पर वह दिल से भारतीय है। जब उसे पता चला कि मेरा परिवार है भारत में, वह यहाँ आना चाहती थी, पर उसकी ऐसी हालत में उसे इतना दूर नहीं ला सकता था। इसलिए आपको उसके पास ले जाऊंगा। देखना, वह आपको देखकर कितना खुश हो जाएगी। उसके बाद अमर शांति जी को विदेश लेकर चला जाता है। शांति जी जब हवाई यात्रा कर रही थीं, तो उन्हें आज अपनी आज़ादी का अनुभव हो रहा था। वह खुद को बड़ा भाग्यशाली समझ रही थीं कि क्या हुआ, जो एक बेटे ने मुझे खून के आंसू रुलाया, मेरा दूसरा बेटा मेरी आंसू पोंछने तो आया। अब वह अपने जीवन के आखिरी दिन सुकून से जिएंगी। यही सोचते हुए अमर के साथ विदेश चली गईं। घर काफी बड़ा तो नहीं था, पर सुंदर से सजा हुआ, किसी महल से भी कम नहीं लग रहा था। अमर शांति जी को सोफे पर बिठाकर अपनी पत्नी प्रिया को आवाज लगाता है। अमर की आवाज से एक सुंदर लड़की, जो अपने गर्भावस्था के आखिरी दौर में थी, धीरे धीरे आकर शांति जी के पास आती है। और शांति जी बहुत खुश होकर सोचती हैं, यह विदेश में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूली, और एक मेरी बड़ी बहू है जो भारत में रहकर भी हमारे संस्कारों से कोसों दूर है। फिर प्रिया कहती है, मम्मी आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम करिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। शांति जी भावुक होकर कहती हैं, तुम्हारी ऐसी हालत है, ज़्यादा काम नहीं करो। मैं हूं ना, जो भी खाने-पीने का मन हो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूँगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। पता है मम्मी, अमर मुझसे कहते थे कि मेरी मम्मी ऐसी है, वैसी है, पर आज मुझे आपसे मिलने का मौका ही मिल गया। और जितना मैंने सुना था अमर से, उसे कहीं ज़्यादा अच्छी हैं आप। ठीक है बहू, बहुत हो गई मेरी तारीफ। अब तुम जाकर आराम करो, मैं अमर की मदद से तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट का हलवा बनाकर लाती हूँ। मुझे पता है अब तक तुम मेरे पोते या पोती को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिला होगा। तो अब जब तक मैं हूँ, उनको ये मेरे ही हाथों से बने खाने का स्वाद मिलता रहेगा, शांति जी ने कहा। उसके बाद प्रिया अपने कमरे में चली गई और अमर अपनी माँ के साथ रसोई में काम करने लगा। थोड़ी देर बाद अमर प्रिया के पास आता है और एक धीमी मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता है। प्रिया एकदम से उछलकर कहती है, वाह अमर, यू आर सो राइट। हमें यह आइडिया पहले ही अपना लेना चाहिए था। सच में तुम्हारी माँ को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। सच ही कहा था तुमने, यहाँ मेड के लिए कितने खर्चे करने पड़ते हैं, और हमें यह मुफ्त में ही मिल गया। प्रिया धीरे बोलो, वरना माँ सुन लेगी। देखो, इस मेड के फीस भी हैं। फीस? पर तुम तो कह रहे थे मम्मी मुफ्त में है। अरे बाबा, फीस मतलब इन्हें हमारे इरादे का कभी पता नहीं चलना चाहिए। हमें इसे हर काम करवाना है, बस मीठा मीठा बोलकर। हमारा काम भी निकलेगा और पैसे भी बचेंगे। फिर यूं ही दिन बीतते गए और अमर को बेटी हुई। सभी खुश थे। तभी प्रिया कहती है, मम्मी जी, आप इसे ज्यादा टाइम अपने पास ही रखना, ताकि यह आपसे ज्यादा जुड़ सके। प्रिया यह सब ऊपर ऊपर ही कह रही थी। असल बात तो यह थी कि उसे अपनी बेटी को उसके दादी के नहीं, आया के पास रखने का इरादा था। एक दिन शांति जी अमर से कहती हैं, बेटा, तेरे भैया ने मुझे धोखे से घर हथिया लिया, और अब उसकी नज़र मेरे एक और जमीन पर है, जो मैं इस गुड़िया के नाम करना चाहती हूँ। वह आज के बाजार में काफी महंगी जमीन है। तो तू मुझे एक बार के लिए भारत ले चल सकता है क्या, ताकि मैं यह सारा काम निपटा कर वापस बिना किसी चिंता के यहाँ रह सकूं। जमीन का नाम सुनकर ही अमर और प्रिया की आंखें खुल गईं। फिर अमर कहता है, ठीक है, अब की बार हम सभी चलेंगे। इसी बहाने से प्रिया के भी भारत दर्शन हो जाएंगे। फिर सभी भारत पहुंच जाते हैं और वह सभी एक होटल में ठहरते हैं। तो फिर विकास भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, मैंने सुना है आप अपनी खोई जमीन उनके नाम करने वाली हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जो मिलेगा दोनों को बराबर मिलेगा। क्यों? जब यह घर अपने नाम कर रखा था, तब तुम्हें यह ख्याल नहीं आया? शांति जी ने कहा, हमें यह छोटा सा घर देकर अमर को बड़ा हिस्सा देने जा रही हैं। और तो और, इतनी बड़ी जमीन है आपके पास, यह बात भी आज तक मुझसे छुपा कर रखी। तो वह तो अपने आप लोगों पर मेरे आदमी की नज़र थी
क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप लोग विदेश से आने वाले हैं। यहाँ तो वह ज़मीन का हिस्सा बराबर लेंगे या फिर मैं केस करूँगा। और यह मत भूलिए, आपके पागल होने का सबूत है मेरे पास। भैया, पिछली बार मम्मी अकेली थीं, पर इस बार मम्मी अकेली नहीं हैं, जो आपकी धमकी से वह डर जाएँगी। आप तो बस अपना रास्ता देखो, आपका वह हाल करूँगा कि सड़क पर आ जाओगे। अमर ने गुस्से में कहा, अरे जा जा, बड़ा आया मुझे सड़क पर लाने वाला। खुद तो विदेश में सेटल है, फिर भी यहाँ की ज़मीन हड़पने पर आ गया और अब मुझसे उलझ रहा है। मैं भी देखता हूँ यह ज़मीन तुम अकेले कैसे हड़पते हो। यह कहते हुए विकास वहाँ से निकल गया। उसके निकलते ही शांति जी उसके पीछे निकलती हैं और अमर से बोली, मैं इसे अभी बात करके आती हूँ। यह कहकर जाती हैं और फिर वह विकास से कहती हैं, सुन विकास, मैं वह ज़मीन तेरे नाम करने को तैयार हूँ, पर तुझे यह घर मेरे नाम करना होगा, ताकि मैं इसके बदले तुझे वह ज़मीन देने के लिए अमर को मना सकूं। बहू, दरअसल इस घर में काफ़ी यादें हैं जो अमूल्य हैं। वह जुड़ी हुई हैं। क्यों तू राजी है? हाँ ठीक है, विकास ने कहा। फिर तू जल्दी कागजात बनवाओ, मैं इधर सब कुछ तैयार करती हूँ। विकास फिर कागज तैयार कर जब शांति जी के पास जा रहा होता है, तभी रूपम उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो यह घर भी हमारे हाथ से चला जाए और उधर भी हमें कुछ ना मिले। अरे मैं इतना बेवकूफ़ थोड़े ही हूँ। पहले मम्मी के कागज़ देखूंगा, फिर उस कागज़ पर साइन करूंगा। विकास ने फिर फ़ोन किया अमर को और कहा कि वह माँ से बात करना चाहता है। तो इस पर शांति जी कहती हैं, आज शाम को तेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तभी सारी बात होगी। पर माँ, हम वहाँ क्यों जाएंगे? अपने भैया को ऐसे क्यों बोला? बेटा चल ना, वहाँ तेरा हिस्सा चाहिए ना था ना तुमको। उसके साथ मैंने ऐसी चाल चली है कि अब वह हमारे काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। तू बस वहाँ कोई आपत्ति मत जताना, सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मिलाना। आज मेरे बच्चों को मैं ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वह हमेशा याद रखेंगे। शांति जी ने कहा, बच्चों को? अमर ने चौंकते हुए कहा, तुझे भी तो सरप्राइज ही मिला है ना, कि जब तेरी बच्ची के लिए मैं इतनी बड़ी जमीन देने के लिए बोल रही हूँ, तो अब तेरे भैया को भी सरप्राइज मिलना चाहिए। शांति जी ने कहा। फिर सभी विकास के यहाँ पहुँच जाते हैं। विकास कहता है, माँ, मैं आपके कहे अनुसार पेपर तैयार करवा लिया हूँ और साथ में वकील को भी ले आया। जरा आपके तैयार कागज मुझे दिखाइए, फिर मैं इन पर भी साइन कर दूंगा। यह ले बेटा, यह रहे कागजात, मैंने साइन कर दिया है, तू देख ले। शांति जी ने कहा। कागजात के पहले पन्ने को देखकर ही विकास इतना खुश हो जाता है कि वह झटपट उन कागजात पर साइन कर देता है। कागजात अपने हाथों में लेकर शांति जी कहती हैं, चल अब तू और रूपम इस घर से चलता बन, और तू भी अमर। शांति जी अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं कर पाती हैं कि अमर खुश होकर कहता है, हाँ मम्मी, पता है, भैया से आप दोनों ही छीनना चाहती थी। मैं पहले ही समझ गया था और यह सही भी है। इसने जो किया आपके साथ, उसके बाद तो यही होना चाहिए। अरे रुक जा, भैया का इतना बखान करने से पहले खुद अपने गिरेबान में भी झांक ले। तू भी जो पहली फ्लाइट की टिकट मिलती है वह बुक कर ले, तुझे भी तो जाना होगा ना। शांति जी ने कहा, क्या कह रही हो मम्मी, सिर्फ मुझे क्यों जाना है, आप भी तो जाओगी ना हमारे साथ। अमर ने कहा, देख बेटा, तुम दोनों ने अपनी बूढ़ी माँ का बड़ा फायदा उठा लिया। एक ने धोखे से घर हड़प कर मुझे नौकर बना दिया और दूजे ने फ्री की आया और काम वाली की जगह मुझे दे दिया। तो अब तुम बताओ, किस लायक बेटे को मैं अपनी संपत्ति दूं? विकास, तू जिस कागजात को देखकर इतना खुश हो रहा था, ना कोई ऐसी जमीन मेरे पास है ही नहीं। यह तो मैंने वापस भारत आने और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए इतना बड़ा झूठ कहा था, क्योंकि अगर इस जमीन का लालच ना होता तो अमर मुझे यहाँ तक वापस कभी नहीं लाता और ना ही विकास मुझे वह घर वापस करता। अमर, उस दिन जब तू और तेरी विदेशी पत्नी मेरा उपहास उड़ा रहे थे, तभी मैंने तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया बेचारी बनकर रहना। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, तो वह उन उन बच्चों से नहीं लड़ सकती क्या? शांति जी ने कहा, बुढ़िया, हमें नहीं देगी जायदाद तो किसे देगी? अमर तमतमाते हुए बोला। तो शांति जी ने ओम को आवाज लगाई। दोनों बेटे चौंकते हुए बोले, यह कौन है माँ? शांति जी बोली, यह वही है जिसने तुम्हारे बाबूजी को बचाने के लिए
अपनी जी जान लगा दी थी और तुम दोनों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। जो बेटे अपने पिता के लिए अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता, उन्हें मेरी जायदाद में कोई हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है। बुढ़िया, तो इस भिखारी को हमारे हिस्से की जायदाद देगी? दोनों बेटे तमकते हुए बोले। तो शांति जी अमर और विकास को एक 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 चाटा लगाकर धक्के मारकर घर से निकालते हुए बोली, जाओ, अब तुम विदेश और एक नई आया ढूंढ लेना, और तू विकास उस जमीन पर अपने लालच का मकान खड़ी कर लेना, और मैं यहाँ सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताऊंगी। मैं इस घर को दान कर दूंगी, पर तुम जैसी औलाद को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। चाहती तो तुम दोनों को मुझे ठगने के लिए पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, पर तुम लोगों के लिए फिलहाल इतना ही बहुत है। फिर तुम लोगों की वजह से तुम्हारे बच्चे क्यों भुगतें? अपने दोनों बेटे के को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसके बाद शांति जी ने सब कुछ ओम के नाम कर दिया और खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। ओम भी शांति जी को एक माँ की तरह प्यार करता और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। हमारे घर में बूढ़े वृक्ष भले ही फल ना दे सकें, पर उसकी छाया ही काफ़ी है हमें सुकून की सांस देने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।